This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भानुवासरः श्रावण शुद्ध द्वितीया दिनांक 10 ऑगस्ट 2021 चरक निदान अध्याय 8 अपस्मरण शंखं चक्रं जलकान्दततं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मश्चातिरिद्यां शुकप्रतिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। अष्टमोऽध्यायः अथातोपस्मारनिनादं व्याख्यास्यामः इति स्मः। भगवान् आत्रेयः इह खलु चत्वारः अपस्माराः भवन्ति मातृपितृकफसन्निपातनिमित्ताः। तर्हि यथा तत्र उन्मादे आगन्तुभेदो दृश्यते स अस्मिन् न दृश्यते केवलं वातपित्तकफ एवं सन्निपातजः इत्येते चत्वारः अपस्माराः वर्णिताः सन्ति। ते एवं विधानां प्राणभृतां क्षिप्रम् अभिनिर्वर्तन्ते तद्यथा। तो ये जो इस प्रकार के लोग हैं उनको वो तत्काल निर्माण होते हैं तद्धि निर्माण रजस्तमोभ्याम उपहत चेतसा। रज और तम इनसे जिसका मन उपहत इस प्रकार का है उद्भ्रांत विषम बहुदोषाणा और दोष उद्भ्रांत बहु और विषम विषम इस प्रकार के है। तो चलित है इधर उधर भटकने वाले हैं विषम है और बहु है। समल विकृतोपहितानि अशुचीनि आभ्यवहार जातानि वैषम्ययुक्तेन उपयोग विधिना उपयुञ्जानाना। तो मल सहित विकृत इस प्रकार की अशुचि अव्यवहार आ जाता है। अव्यवहार जो है जो भी खाना पीना है वो इस प्रकार से वैषम्य युक्तेन उपयोग विधिना उपयुञ्जानाना वैषम्य युक्त इस प्रकार से उपयोग विधि का प्रयोग करते हुए जो सेवन करते हैं उनको भी हो जाता है। अभी बाहर का खाना जो है होटल में खाना इस प्रकार का वो इस कैटेगरी में आता है। अगर हम स्ट्रीट पर खाते हैं रास्ते पर खाते हैं तो ये बिल्कुल संभव है उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन अगर होटल में जाकर जो अच्छा खासा जिसका इंटीरियर है फिर भी उसका जो मुतबा खाना है या उसका घर है वो हमारे नजरों के
परे इस प्रकार का रहता है। और वहां किस प्रकार की स्थिति है इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जान सकता। सिर्फ 5 स्टार होटल्स में ऐसा है कि खाना आपके सामने पकाते हैं। हर एक कस्टमर का किचन अलग होता है वहां पे। और फिर आपके सामने खाना बनता है तो शुचिता वगैरह ये सभी बातें ठीक तरीके से दिखती है। पिक्चर हो जाएगा लेकिन 5 स्टार होटल्स वैसे बहुत कम रहते हैं और हमारे जाने का मौका ज्यादा नहीं आता इस प्रकार से होटल्स में। लेकिन ये छोड़कर एक पोपटलाल शाह ने एक बात कही थी मार पीछे। वैसे एक युवा लड़के को होटल में खाने की बहुत आदत थी और खाना बहुत पसंद होता था, तो क्रेजी था उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम खाना है तो खाओ, लेकिन मेन डोर से एंट्रेंस नहीं लेने का, मुतबक खाने से या स्वयंपाक घर से एंट्रेंस लेने का, और फिर अगर तुम्हारा जीव होता है कि खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। तो उसकी आदत छूट गई, जब उसने ये शुरू किया तो आदत छूट गई। तो दृष्टियार सृष्टि ये इसमें सही बात है। और इतनी गंदगी समल विकृतोपहितानि अशुचीनि अभ्यवहार गातानि, ये जो बात बताई गई है वो वहां पे ज्यादा स्पष्ट रूप से देखी जाती है। और एक जो निम्न स्तर है आर्थिक स्तर, जो केवल झोपड़पट्टी वगैरह धारावी वगैरह यहाँ पे रहते हैं, उनमें भी कुछ घरों में इस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि गंदगी बहुत फैली हुई है आसपास इस प्रकार से, और वहीं पे रहते हैं, तो ये बात इसमें हो सकती है इस प्रकार से। तंत्र प्रयोगमपि च विषमम् आचरताम्। तंत्र प्रयोग, अभी ये तंत्र किसी भी प्रकार का हो सकता है, जारण मारण तंत्र भी हो सकता है या रसायन विधि भी हो सकता है। विषमम् आचरताम् अन्याश्च शरीर चेष्टाः विषमाः समाचरताम्, और बाकी शरीर चेष्टा भी विषम इस प्रकार से अगर करते हैं, अत्युपक्षयाद्वा दोषाः प्रकुपिताः, या भौतिक क्षय होने के कारण प्रकुपित दोष हुए हैं। रजसमोभ्यम उपहत चेतसाम्, और रज और तम इससे जिसका मन उपहत है, अंतरात्मनः श्रेष्ठतम आयतनम उपरि तिष्ठन्ते। तो अंतरात्मा का जो श्रेष्ठतम आयतन है हृदय, उसमें जाकर उसके ऊपर रहते हैं, वहां पे रहते हैं इस प्रकार से। तथा इंद्रियाणि आयतनानि च, इंद्रियायतनानि च, और उसी प्रकार इंद्रियायतन में भी रहते हैं। अब ये खास बात है इसमें कि मॉडर्न के अनुसार ये ब्रेन से संबंधित इस प्रकार का व्याधि है। और फिर जो इन्वेस्टिगेशन की जाते हैं वो ज्यादातर ब्रेन के इन्वेस्टिगेशन, सिटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी वगैरह किए जाते हैं, और उसमें विकृतियां दिखाई देती है, और फिर उसके बारे में चिकित्सा के बारे में सोचा जाता है। लेकिन एक अहम मुद्दा इसमें ऐसा है कि हमारे हिसाब में हृदय और इंद्रियों का स्थान मस्तिष्क इस प्रकार का है, तो दोनों को ध्यान, दोनों के बारे में सोचना ज्यादा महत्वपूर्ण है। विशेषतः यहाँ मानस का जो रोल है, उसका संबंध रज और तम और हृदय इससे है, तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ करना पड़ेगा। तत्र च अवस्थिताः सन्तः यदा हृदयम् इन्द्रियायतनानि च ईरिताः कामक्रोध लोभ मोह हर्ष शोक चिंता उद्वेगादिभिः सहसा विपूरयन्ति तदा जन्तु अपस्मरति। और वहां पे रहते हुए यदा हृदयम् इंद्रियायतनानि च ईरिताः, हृदय और इंद्रियायतन इसमें ये प्रेरणा मिले हुए दोष काम क्रोध लोभ मोह हर्ष शोक चिंता उद्वेग आदि भी सहसा अभिपूरे,
ये काम क्रोध लोभ मोह वगैरह इनसे इनका पूर्ण करते हैं मस्तिष्क का या फिर हृदय का, इस प्रकार के तथा जंतु वापस करते हैं। तब उस आदमी को अपस्मार हो जाता है। इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि वैसे अपस्मार के मरीज अभी कम दिखते हैं। एक तो ऐसा होता है कि एलोपैथी में चले जाते हैं, एलोपैथी में मास्किंग ऑफ सिम्टम्स हो जाता है। ये जो गोलियां दी जाती है एंटी एपिलेप्टिक इस प्रकार से, तो एक आवरण जैसा आ जाता है और ये हाँ, थोड़ी मूढ़ावस्था इस प्रकार की निर्माण हो जाती है और फिर अपस्मार के वेग नहीं आते हैं। अगर एक दिन भी गोली छूट गई, उनके हिसाब से हर रोज गोली लेना जरूरी है, अगर एक दिन भी छूट गई और उसमें अपस्मार का वेग आ गया तो फिर से आगे 5 बरस गोली लेती ही रहनी है। कुछ व्यक्तियों में 12-18 बरस तक गोली चलती रहती है इस प्रकार से। और एक प्रकार का प्रतिबंधत्व उसमें निर्माण हो जाता है, डलनेस इस प्रकार का निर्माण हो जाता है और लोग उसको पकड़ कर चलते हैं कि नहीं ऐसा होने ही वाला है तो ये भुगतना पड़ेगा इस प्रकार, गोली लेनी है क्योंकि गोली के बगैर इसके ऊपर काबू नहीं आएगा और ये करता ही रहना चाहिए। दूसरे जो मरीज अभी दिखते हैं जो मेरे पास काफी मात्रा में है, वो आइदर ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन मेटास्टेसिस, जिन जिन रोगों में होता है उसमें अपस्मार के वेग आने की संभावना होती रहती है। और कुछ समय में ऐसा भी होता है कि अपस्मार का वेग आ गया, इन्वेस्टिगेशन से भी उसमें पता चला कि ब्रेन में मेटास्टेसिस है, ट्यूमर है इस प्रकार से। तो मूल रोग की चिकित्सा वहां पे करनी पड़ेगी। अगर वो कैंसर है तो कैंसर की चिकित्सा उसको करनी पड़ेगी। और अभी एक जो नया साइंस उभर आ रहा है केमोब्रेन इस प्रकार का, तो केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट इस प्रकार से होता है कि वो ब्रेन पर मेटास्टेसिस हो जाता है। ये एक अभी मुद्दा सामने आ रहा है। न्यूरोकेम, सॉरी, केमोब्रेन नहीं, न्यूरोकेम इस प्रकार से। तो केमोथेरेपी तो बहुत सारे लोगों में चलती रहती है और बार बार होती रहती है, एक साइकिल से नहीं होता है। तो उस अवस्था में ये होना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अल्कोहल विड्रॉल कॉजेस एपिलेप्सी, हाउ टू थिंक अबाउट। ये मानसिक परिणाम ज्यादा रहेगा क्योंकि आसक्ति जो है मद्य की वो छूटती नहीं है और फिर बेचैनी आ जाती है और भी इस प्रकार का विभ्रांत दोष इस प्रकार के रहेंगे तो अपस्मार का वेग आ जाएगा। इसमें भी ब्रेन ट्यूमर्स में मेनिंजियोमा ये नॉन मैलिग्नेंट है, उसमें भी ये दिखाई देता है और मेनिंजियोमा को जनरली ऑपरेट करते हैं। कुछ लोगों में वो बार बार आता रहता है, फिर भी एक बार ऑपरेट करने से बात होती नहीं है। और बाकी जो कैंसर है, एस्ट्रोसाइटोमा और ग्लायोब्लास्टोमा, ये तो रिपीट होते ही रहते हैं और फिर से बढ़ेगा तो ये फिर से एपिलेप्सी वगैरह इस प्रकार के लक्षण निर्माण होंगे। कई मरीजों में शिरशूल ये प्रधान लक्षण इस प्रकार का है। डिप्लोपिया कुछ मरीजों में डेवलप होता है इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी इनके बारे में कैसे सोचे, ये हमारे हिसाब से उपद्रव के रूप में आ रहा है ये आपसमा, और ये कैंसर का उपद्रव है या फिर केमोथेरेपी का उपद्रव है, दोनों तरीके से पॉसिबल प्रकार का है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए कैंसर की मूल चिकित्सा होनी है, ये यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो क्लासिकल अपस्मार है उसमें दोषों के अनुसार चिकित्सा करनी है। फिर भी एलोपैथी में जो परिणाम दिखा जाता है कि एक बार दवाइयां शुरू की तो अपस्मार का वेग नहीं आया, इस प्रकार से आयुर्वेद की चिकित्सा में होगा ही ऐसा नहीं।
अपस्मार के वेग फिर भी आते रहेंगे, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, उसका जो पीरियड है वो कम होता जाएगा, सिविरिटी कम हो जाएगी, लेकिन अपस्मार का वेग आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं बता सकते हैं। और दूसरा जो देखा है तो फेब्राइल कन्वर्जेंस, बुखार आता है, थोड़ा बुखार ज्यादा आता है, तेज आता है, तो भी उसमें ये अपस्मार जैसे लक्षण दिखते हैं, और ये खासकर बच्चों में दिखते हैं, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। कुछ बच्चों में कैल्शियम डेफिशिएंसी ये एक कारण हो सकता है। और मैंने अभी एक अजीब अनुभव देखा, एक्चुअली नेफ्रोटिक सिंड्रोम की केस है, युवा लड़की है, 18 बरस, स्टेरॉइड्स पे थी, स्टेरॉइड्स ग्रेजुअली टेपर ऑफ करके वगैरह इस प्रकार की थी, लेकिन उसको अचानक एपिलेप्टिक का अटैक आ गया, और अस्पताल में लेके गए, डॉक्टर ने तुरंत कहा है कैल्शियम डिफिशियंसी है, और कैल्शियम दे दिया, और वो स्वस्थ हो गई। अब ये बड़ा अजीब चक्कर है इस प्रकार से। और इसको हम कैसे समझेंगे और उसको ट्रीट कैसे करेंगे, ये एक हाँ हाँ, काल का परवा देती है, मुक्ति सुन हाँ। और बच्चों में भी ये कैल्शियम डिफिशियंसी है, ये अ, कुछ बच्चों में पाया जाता है, कैल्शियम देने से ठीक होता है, लेकिन कैल्शियम की कमी क्यों हो रही है, ये एक भी अलग चीज है। केमो ड्रग्स सर्प विषापासून बनवतात, सर्पविष कोब्रा न्यूरोटॉक्सिन आहे, यामुळे ही ब्रेन मेटास्टेसिस होण्याकडे प्रवृत्ती असावी। लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा उसके बारे में कि कौन सी ड्रग्स ये इस प्रकार के सर्प विषय से बनती है। तो हमारे लिए केमो के साइड इफेक्ट्स दूर करने के लिए तो अभी तो हम ये दूसरी विषादी आगत वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, या सुवर्ण का प्रयोग कर रहे हैं। सर्प विष की स्पेसिफिक अगर चिकित्सा दे सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। कार्बोप्लेटिन वगैरह जैसी है वो प्लेटिनम बेस्ड इस प्रकार की दवाइयां हैं, और किस किस तरीके से ये बनती है ये थोड़ा देखना पड़ेगा शायद। तो अगर सर्पविष से बनी है तो उसके बारे में देखेंगे। भावनात्मक, दोषात्मक व रचनात्मक विकृति असा वेगळा हेतूंसर विचार करावा हो सकता है। ये दोषात्मक जो है वातपित्त कफ और संधिपात, ये ग्रंथ में वर्णित इस प्रकार का है। रचनात्मक विकृति ये पूरा एलोपैथिक एंगल डेवलप हुआ है। और जैसे मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि माइक्रोस्कोप की खोज एक अनूठी खोज है, जिसके जरिए सूक्ष्म भावों के बारे में जानकारी अ, होने लगी। और फिर सिस्टम अप्रोच हो गया, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वगैरह वगैरह, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वगैरह, और उस अप्रोच के जरिए उसमें क्या क्या अवयव शामिल है, उनका क्या क्या फंक्शनलिटी है वगैरह वगैरह, ये सब बातें सामने आने लगी। और उसमें अगर परिवर्तन आ रहा है, एनाटॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या करेंगे। तो ज्यादातर मैकेनिकल अप्रोच रहा है, या बाहर से काम करवा लो किसी भी यंत्र के द्वारा, नहीं तो अवयव ट्रांसप्लांट करो, ये अभी एलोपैथी का सिलसिला चल रहा है इस प्रकार से। तो रचनात्मक विकृति इस प्रकार की दिखी जाती है, और हमारे हिसाब में फंक्शनैलिटी जो है वो दोषों के ऊपर निर्भर है। तो चाहे रचनात्मक विकृति भी हो गई हो, तो भी हम सोचेंगे कि दोषों के द्वारा इस प्रकार से बदलाव आए हैं, और दोषों की साम्यावस्था कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा।
अब एम्ब्रियोलॉजी में जो गर्भावस्था में डेवलपमेंट होती रहती है, उसका आगे क्या होता है? एक बार अवयव डेवलप हो गया, अब सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये जो है वो सभी से जुड़े इस प्रकार से है। तो अभी उनका पोषण, ये जो भाग है, वो तो ये रक्त के जरिए होता रहता है, ऐसा मान लेती है एलोपैथी। हमारे हिसाब में जिन अवयवों की उत्पत्ति जिन धातुओं से होते हैं, फुफ्फुसा वगैरह इस प्रकार से, उसका भी पोषण में रोल रहेगा धातुओं के क्रम के अनुसार। और फिर उसके आधार पर अगर किसी सिस्टम में रचनात्मक बदल हो गए हो, तो उनको भली भांति देखना पड़ेगा कि उनको रिवर्ट कैसे करेंगे। तो यही सिलसिला मैं चलाता आ रहा हूँ कैंसर के बारे में, और मूल रूप से उसमें सुधार कैसे आए ये देख रहे हैं इस प्रकार से। तो हाँ, अभी ये सवाल निकाला भावनात्मक इस प्रकार से होगा। तो मानस रोगों के बारे में जो इष्टस्य लाभात् लाभाच्च अनिष्टस्य, ये जो बात बताई गई है वो महत्वपूर्ण रहेगी। और फिर उसका भावनाओं पर जो असर इस प्रकार का होगा, उसके जरिए ये काम क्रोध लोभ वगैरह जो है वो हमारे ऊपर राज करेंगे, और फिर इस प्रकार के अपस्मार उन्माद वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से भावनात्मक ये भी बात होती है, इसमें संदेह नहीं है। कॅल्शियम डेफिशियन्सीने जी लक्षणे दिसतात ते आक्षेपवातव्याधी असे म्हणू शकतो. अपस्मारापेक्षा बीभत्स दर्शन नसतं। है थोड़ा सा, लेकिन उसमें भी ऐसा रहेगा, बिना विभत्स चेष्टित ही ऐसा ऐसा आया है इसके बाद। और उसको हम आक्षेपक कहेंगे और अपस्मार नहीं कहेंगे, लेकिन स्मृति जाना ये उसमें भी होता है इस प्रकार से। तो कुछ लक्षण अपस्मार के भी मिलते हैं। और कैल्शियम का क्या रोल है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और कैल्शियम का क्षय या फिर ये कम होना, ये किस जरिए हो जाता है, ये थोड़ा देखना चाहिए इस प्रकार से। अभी विटामिन D3 डिफिशियंसी है काफी कॉमन, और उसके जरिए कैल्शियम में परिवर्तन नहीं होता, बाहर के कैल्शियम का शरीर में परिवर्तन नहीं, शरीर के कैल्शियम में परिवर्तन। तो अगर कैल्शियम डिफिशियंसी, तो मैं सुझाव देता हूँ कि D3 एक बार चेक करवाए। हाँ। और वो अगर कम है तो उसके लिए कुछ करें, तो कैल्शियम डिफिशियंसी सुधरने लगती है। केवल कैल्शियम देने से बात नहीं होती है वास्तव में। अभी इसमें तो एक्यूट कंडीशन में कैल्शियम के इंजेक्शन लगवाते हैं, और फिर उससे जल्दी राहत हो जाती है। लेकिन ये कैल्शियम डिफिशियंसी क्यों हो रही है, ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। मूल रूप से उसको कैसे टालेंगे, ये देखना चाहिए। तो दूध एक कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, कड़ी पत्ता एक अच्छा सोर्स इस प्रकार का है। तो वो अगर शुरू करते हैं देसी गाय का दूध, तो उसमें विटामिन D3 भी मिलने लगता है, और ये सभी बातें दूर हो सकती है। Structural cause in the brain causing unmad or apasmara is very difficult to treat, especially to keep patient without episodes. Brain trauma and surgery patients. ये तो है।
और जैसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से मास्किंग ऑफ सिम्टम हो जाता है और लोगों को लगता है कि दवा ने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद में एक भी अकस्मात का वेग नहीं आया, वो वास्तव में नहीं है। तो हमारे हिसाब से अगर हम, यहाँ तो वर्णन है दोषों के अनुसार, इतना ही वर्णन है, लेकिन ये जो मैंने अभी बातें बताई थी, अपस्मार के इस प्रकार के वेग अन्य भी ब्रेन मेटास्टेसिस वगैरह में आते हैं, तो उसको कैसे जोड़ लेना है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। तो अभी के अपस्मार की स्थिति के लिए क्या कर सकेंगे, ये अलग होता है। जैसे अभी के रुद्र के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। क्लासिकल रुद्र मारक नहीं है और वैसी उसकी चिकित्सा दी गई है, लेकिन जो आईएचडी है अभी का, उसके जरिए होने वाला हार्ट अटैक, ये तो अद्यतन विकार है, पहले इस प्रकार का नहीं था। तो ग्रंथों में उसके बारे में कोई बहस नहीं है। तो उसी प्रकार से हमें एपिलेप्सी के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये अलग इस प्रकार का है। कैल्शियम डिफिशियंसी मेनली कॉजेस टिटैनी which may be due to parathyroid hormone. टिटैनी, टिटैनी का मतलब क्या है? अब ये पैराथायरॉइड हार्मोन, ये भी एक आम मुद्दा है और उसके बारे में कैसे सोचेंगे। एलोपैथी में तो T3 T4 TSH के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं और वो कम से कम पैथोलॉजिकली कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन ये पैराथायरॉइड हार्मोन, उसके भी काफी मरीज आ रहे हैं और उनका निदान इस आधार पर करें। भैयाराव गौतम या वोदर गौतम, ये जो हमारे बुजुर्ग वैद्य थे, उनके बारे में ऐसा हुआ था कि किडनी स्टोन्स बड़े बड़े थे और सर्वा है लंबर स्पाइन में अस्थि धातु का क्षय था। तो उसके आधार पर किसी डॉक्टर ने पैराथायराइड करने के लिए कहा, तो पैराथायराइड हार्मोन्स काफी बढ़ गए थे, तो फिर थायराइडेक्टमी की गई और उनको बताया था कि आपके पास अभी ये थायराइड नहीं है, तो आपको कंटिन्यूसली दवाइयाँ लेनी है। थायराइडेक्टमी करने के बाद उनको राहत मिली, लेकिन उन्होंने एलोपैथिक कुछ भी दवाई नहीं ली और फिर सीरियस हो गया और 2 दिन में ही मृत्यु हो गई। तो ये बड़ा अजीब माहौल है कि अगर आपूर्ति उसकी होने वाली नहीं है, शरीर में निर्माण होने वाला नहीं है इस प्रकार से, तो हमें बाहर से ये हार्मोन्स लेने पड़ेंगे। और भी पैराथायराइड के हार्मोन्स के बारे में सोचा नहीं गया है कि उनको किस प्रकार से ट्रीट करना है, आयुर्वेद की दृष्टि से भी किस प्रकार से ट्रीट करना है। तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का हो जाता है। हमारी एक लड़की थी जिसको थायराइड का हार्मोन ये था, कैंसर था। उसको शायद, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन रेडिएशन दिया था, बाद में लंग्स में स्प्रेड हो गया और उसकी हालत बिल्कुल बेकार हो गई, रूबी हॉल में एडमिट थी। अब कोई चारा नहीं था, वो मरने वाली है, ऐसा ही सोचा गया था। फिर मेरे नाम का सुझाव दिया गया। उसका ना ही मुझ पर विश्वास था, ना ही आयुर्वेद के ऊपर विश्वास था। फिर भी दूसरा कोई चारा नहीं है करके दूध पे रही औषधियाँ शुरू हुई। उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और पूरी तरीके से सुधर गई, लंग कैंसर से बाहर निकली पूरी तरीके से। फिर बाद में उसकी शादी भी हुई, बच्चे भी हुए उसको, और ये काफी पुरानी बात हो गई, अभी 15 बरस हो गए उसको इस परिस्थिति में।
तो उसमें ऐसा रहा कि उसका फिर भी विश्वास नहीं था आयुर्वेद के ऊपर। मेरी दवा शुरू की तो उसको पता चला कि उसका ट्रीटिंग फिजिशियन जो था एलोपैथी का, उसने कहीं कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में पेपर पढ़ा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहीं विदेश में, कि इस प्रकार की थायराइड की कैंसर और लंग में इस प्रकार का मेटास्टेसिस और कुछ चांसेस नहीं थे, लेकिन मिराकुलस रिकवरी इस नाम से उन्होंने वो पेपर पढ़ा। और ये पेपर उसको ध्यान में आया कि ये पेपर मुझ पर ही पढ़ा गया है, तो वो समझ गए कि ये चमत्कार चमत्कार नहीं है, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट का फल है। और फिर उसने अच्छी तरीके से दवा ले ली इस प्रकार से। तो एक बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का। ॲलोपॅथीप्रमाणे असं आहेच ना की कॅन्सर होऊ नये झाला तर तो थायरॉइडचा प्रभाव थायरॉइड त्या मनाने लवकर बरं होतं. हे दोन केसेस आहेत तशा. एक अजून एक नाही, तिला पण नंतर मुलगा विलगा झालेला आहे. तिची बाकी लग्न वगैरे तरी झालेली आहे. चांगली आहे ती. नावं ऐकत नाही सांगितलं. ठीक है, लेकिन उस प्रकार की अवस्था नहीं थी वो मरने वाली थी, इस प्रकार की अवस्था थी। तो ये बात नॉनव्हेज होते की नाही मला जरा डाऊट आहे. हाँ नॉनव्हेज होते की नाही डाऊट आहे. होते का त्याच्याशिवाय काय, म्हणजे उगीच नाही कोणी आपल्याकडे येणार पेशंट. जर ती बरी होत असती तर आपल्याकडे कशाला आली बरं असती? नाही ना. मी सुद्धा आपल्याकडेच आलेली आहे. तिला नंतर पण चांगली नाही ती खूप दिवसात, पण ती ओके आहे. ठीक आहे. ते दुसरे आमच्याकडे ह्याच्यात होते, टिमोईत होते. ते आता रिसेंटली वारले, म्हणजे रिसेंटली वर्षभरापूर्वी. तर 98 सालापासून आतापर्यंत 20 वर्ष जगले थायरॉइड कॅन्सर असताना. तेच असं ॲलोपॅथीचंच निदान आहे पण. ठीक आहे. तो काही काही क्षण पॉज झाल्याप्रमाणे लक्षणे असणारे काही रुग्ण असतात, त्यांचेही डायग्नोसिस ॲलोपॅथीमध्ये एपिलेप्सी असेच करतात, परंतु वातव्याधीचा विचार आपल्याला करावा लागतो. अभी पार्किंसोनिज्म में तो ये दिखता है, पार्किंसोनिज्म से अलग भी दिखता है। इसका निदान पार्किंसोनिज्म करेंगे या एपिलेप्सी करेंगे, ये एक अलग मुद्दा है। अगर बाकी लक्षण पार्किंसोनिज्म से है, कंपवात वगैरह इस प्रकार से, लेकिन कंपवात में काफी ऐसा होता है कि स्तब्ध हो जाते हैं, बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, इस प्रकार से। ये कुछ सेकंड, कुछ मिनट इस प्रकार की अवस्था रहती है, और फिर बाद में फिर से उनकी क्रिया शुरू होती है। तो हाँ, ये थोड़ा इसके बारे में देखना पड़ेगा कि हमारे हिसाब में ये स्तंभ ये लक्षण वात का ही है, तो वातव्याधि करके उसका निदान करेंगे या फिर कुछ अलग इस प्रकार का निदान करेंगे। कैल्शियम के पॉइंट ऑफ व्यू से कढ़ी पत्ता कितना सेवन होना चाहिए पर डे? कितना सेवन होना चाहिए ऐसा तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन करी में या सब्जी में करी पत्ता डाले हर रोज, रोजाना डाले, स्वाद भी अच्छा रहता है और सुगंधी भी है, और एक अच्छा स्वाद करी को मिल जाता है। तो करते रहे, जिनके पास घर में अगर करी पत्ता है तो अच्छा रहेगा। हाँ, कैल्शियमचा सोर्स करी पत्ता है। सर, पेशंटला अमावस्या आणि पौर्णिमेला वेग येतात, याचा विचार काय? इथे आत्मस्मरणाचा विचार करायचा कि मग ग्रह इत्यादिकांचा विचार करायचा? तो ये मेरे पास भी काफी मरीज है जिनको अमावस्या पूर्णिमा के दिन लक्षण बढ़ते हैं या फिर उपस्मर का वेग आ जाता है इस प्रकार से। तो ये ज्यादातर ग्रह बाधा के हिसाब से सोचना है। और पितृदोष अगर इसमें है तो मैं सुझाव देता रहता हूँ कि हर अमावस्या को पितरों का तर्पण करें। तो श्राद्ध पक्ष में अंगूठे से पानी दिया जाता है, उस प्रकार से तर्पण देना, और कुछ दान करना, दक्षिणा देना, चावल इसमें दे देना, इस प्रकार से। तो कई लोगों को इसका फायदा होता है। मछलियों को
खाना खिलाना, ये भी एक बात बताई जाती है इसमें अमावस्या के दिन। तो मैं भी सुझाव देता हूँ ये, अगर अमावस्या पूर्णिमा में लक्षण बढ़ते हैं, और फिर आमरक्षा वगैरह ये तो है ही, गजर उतारना ये भी है। हाँ, नाही आलेलं हे अधिदैविक चिकित्सेचे पार्ट आहेत सगळे, रेफरन्स नाही आलेले डायरेक्ट. धनुर्वात टिटैनी, ओके ओके. लेकिन ये धनुर्वात तो अलग ही है, अंतरायाम बहिरायाम ये धनुर्वात में है, और ये तो हमने देखे नहीं है मरीज धनुर्वात के इस प्रकार से. बागेवाड़ीकर सर ने इनके अनुभव बताए हैं इस प्रकार से. टिटैनिस. Tetany is involuntary muscle movement, contractions of muscle due to nerve conduction difficulty. What is relation between increased thyroid hormone and chronic constipation? ऐसा तो नहीं देखा है थायराइड और chronic constipation दोनों का वात से ही होगा. कॉन्स्टिपेशन तो वात से ही होता है, और उसमें भी अगर वात प्रबल है थायराइड के बारे में निदान करते समय, ये बड़ा अजीब माहौल है कि थायराइड में कभी कभी बाहर से सूजन दिखती है, लेकिन T3 T4 T8 नॉर्मल रहता है. और वो शोध इस प्रकार से समझकर मैं जातिपल का लेप लगाने के लिए बताता हूँ, उससे काफी लोग इसमें ठीक हो जाते हैं. और T3 T4 TSH का जो इम्बैलेंस है, हाइपो या हाइपरथायराइड, उसमें दोषों के अनुसार विचार करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा. और फिर उनके मुताबिक दोष शामन चिकित्सा भली भांति करते हैं तो थायराइड में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. कैल्शियम channel impairment causes nerve conduction difficulty which causes tetany, reversed by giving calcium gluconate intravenously. तो ये कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये गर्मी का इंजेक्शन कहा जाता था कैल्शियम ग्लूकोनेट, वो लेने के बाद ऐसी शरीर में गर्मी महसूस होती. और इन सभी के बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा. मुझे लगता है कि ये कैल्शियम कोणता लेप जायफळ, थायराइड अगर बाहर से सूजन दिख रही है तो नटमेग या जायफल का लेप कर सकते हैं. थायराइड वृक्षता वाढलेली असते म्हणून कॉन्स्टिपेशन होत असावे. थायराइड रुग्णात एरेंडेल तेल ने खूप चांगला उपयोग होतो. ये मैंने भी पहली बार सुना है, तो ठीक है, थोड़ा देखेंगे. वृक्षता अगर बढ़ी है तो ये स्नेहपान, ये चिकित्सा इस प्रकार की रहेगी. और फिर उसके हिसाब से चिकित्सा करनी चाहिए. मेरा तो मंतव्य है कि दोषों के अनुसार थायराइड की चिकित्सा करो. आप कौन सा बढ़ा है, किस प्रकार से बढ़ा है, ये बातें मत सोचो कि ऐसे ही बढ़ गया है इस प्रकार से, तो उसको क्या करने का. दोष के अनुसार अगर वात प्रधान है तो वात की चिकित्सा करो, पित्त प्रधान है तो पित्त की करो, कफ प्रधान है तो कफ की चिकित्सा करो. लेकिन अभी इस प्रकार के हार्मोन से थायराइड के ये इस जैसी बीमारियां कैसी निर्माण हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा. मेरी जो हार्मोन और आयुर्वेद ये मुलाकात है तो काफी अच्छी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें और भी एडिशंस होने चाहिए, और भी उदाहरण ढूंढने चाहिए, ताकि वो विषय ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट इस प्रकार का होगा. और उसका निदान कैसे करेंगे, उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा. तो अपस्मार के बारे में, अभी के अपस्मार के हिसाब से क्लासिकल अपस्मार भी दिखता है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन ये ब्रेन मेटास्टेसिस वाला या ब्रेन ट्यूमर वाला भी अपस्मार
दिखाई देता है, ये भी बात सही इस प्रकार की है। तो और ये कन्वर्जेंस की बात कहते हैं कैल्शियम डिफिशियंसी के जरिए, वो भी लक्षण अपस्मार जैसे दिखते हैं, या पार्किंसोनिज्म में जैसे स्तब्धता इस प्रकार की लक्षण दिखता है। तो इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा और फिर चिकित्सा क्या देनी है इसके बारे में देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो काम क्रोध लोभ मोह हर्ष शोक चिंता उद्वेग आदि भी सहसा अधिपूर्णयन्ति तथा जंतु आपस में, तो उसमें अपस्मार इस प्रकार का हो जाता है। तो इसमें अपस्मार ये नाम से श्रुति का अपगमन, ये प्रधान लक्षण इस प्रकार का है। वैसे उन्माद और अपस्मार की दवाइयां एक दूसरे को चलती है, ये भी बताया गया। तो इसमें कुछ संबंध रहेगा, खास करके मानसिक दोषों के बारे में थोड़ी कंपैरिजन हो सकती है और फिर उस हिसाब से देखना है। अपस्मारं पुनः स्मृति बुद्धि तत्व संप्लवात् विभक्त चेष्टम आवस्थिकम तमः प्रवेशम आचक्ष, कि स्मृति बुद्धि सत्व इनके संप्लव के कारण विभत्स चेष्ट इस प्रकार का अवस्थिक तम प्रवेश, हम जैसे अंधेरे में घुस रहे हैं तम प्रवेश, ये लक्षण भी काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। पुराने जमाने में जब क्लोरोफॉर्म दिया जाता था तो मुझे भी इस प्रकार का क्लोरोफॉर्म दिया गया था और मेरा अनुभव अभी भी मुझे याद है कि मैं अपने ही इर्द गिर्द घूमने लगा और उसका स्पीड बढ़ता गया और फिर बेहोशी आ गई, इस प्रकार से आगे कुछ पता नहीं। तो ये जो इस प्रकार का ड्रग्स के द्वारा किया जाता है, तो संप्लव यानी मैं भी थोड़ा सोच रहा हूँ संप्लव का सीधा अर्थ क्या होगा इसमें। संप्लवादिति विकृति गमन ऐसा इसने किया है। तो अभी इसी को चलते हैं कि विकृति निर्माण होना उसमें। बुडने संप्लव, बुडने होगा या नहीं होगा ये मालूम नहीं, क्योंकि प्लव का मतलब तो तैरना है। नौका तरती है, तैरती है, तो उसमें प्लव इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, नौका प्लव तो इस प्रकार से। तो ये डूबने का अर्थ नहीं होगा, व्याप्त होना इस प्रकार का अर्थ थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है। तो स्मृति बुद्धि यानी सत्व, इन तीनों का संप्लव और विभक्त चेष्टम अवस्थित, ये हाथ पाए कड़क इस प्रकार के हो जाते हैं, दोनों होता है, जीभ दब जाती है दांतों में और फिर उसमें व्रण भी हो सकता है इस प्रकार से। और कुछ लोगों को पता लगता है कि अपस्मार का वेग आने वाला है, तो ऐसी स्थिति में रुमाल जो है हैंडकरचीफ वो मुंह में रखना, ये अवयवों का रक्षण करने के लिए आवश्यक इस प्रकार का है। हमारे पास जिनको ये आदत है अपस्मार आने की, अपस्मार वेग आने की, वो अपने पास वेखंड का चूर्ण, वचा चूर्ण रखे और उसको सूंघे तुरंत, तो वेग टल सकता है इस प्रकार से। लेकिन कुछ मरीज ज्यादा जिद्दी ही होते हैं। ऐसी एक छात्र की बहन थी, 15-16 बरस की उम्र थी, उसको अपस्मार के वेग आने लगे और बहुत तेजी से बहुत देर तक इस प्रकार से आने लगे। तो हमने काफी कोशिश की, नस्य किया, प्रथमन नस्य किया, वेप वगैरह कुछ लगाए, फायदा नहीं हुआ। फिर उसको अस्पताल में दाखिल किया,
वहां पे उन्होंने एलोपैथी में ट्रीटमेंट कराई, उसका भी फायदा नहीं हुआ, तो क्लोरोफॉर्म दे दिया उसको, बेहोश कर दिया। और फिर क्लोरोफॉर्म देने के बाद वो बेहोश हो गई और फिर उसमें से बाहर निकल आई, अपस्मार के वेगों से बाहर निकल आई। फिर भी ये सिलसिला चलता रहा, बाद में तो आधिदैविक चिकित्सा करनी पड़ी और फिर वो ठीक हो। We can think of involuntary muscle movements caused by calcium deficiency or extrapyramidal reactions as Vatavyati and central nervous system related involuntary muscle movements caused by space occupying lesions and nerve conduction difficulty in brain and अपस्मा। इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये बात हो सकती है। उससे अगर हमें चिकित्सा के बारे में कोई रेफरेंसेस मिलते हैं जिसके आधार पर यशस्वी चिकित्सा हो जाए, हाँ अच्छा। फिलहाल जिनको एलोपैथी में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं वही हमारे पास आते हैं, और ये काफी मुश्किल होता है कि किस प्रकार से इसके बारे में करें। मैंने एक औरत बताई थी अनुभव उसका बारे में, उसके बारे में संप्लव विभ्रम स्वरूपान्यत्वम इति यावत मन व बुद्धी यांची स्वाभाविक स्थिती नसून। ये कहाँ से लिया रेफरेंस? हाँ, तो उसको 25वें बरस में मेनोपॉज हो गया। अभी ये भी एक मानना है कि मेनार जल्दी जल्दी आ रहा है, 12 बरस से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, इस प्रकार का। अभी 8वें बरस में भी मेनार शुरू हो गया, इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। और फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का ये कहना, अगर इतनी जल्दी मेनार्क होगा तो मेनोपॉज भी जल्दी होगा, 30वें बरस में ही मेनोपॉज हो जाएगा इस प्रकार से, और वार्धक्य जल्दी आ जाएगा इस प्रकार से। अब ये नौबत है कि इस प्रकार के कुछ मरीज आते हैं कि ब्रेस्ट की वृद्धि वगैरह हो रही है, दूसरे सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टर्स दिखने लगे हैं और उम्र 9 बरस की ही है, तो कैसे करेंगे? तो एलोपैथी में तो विथ हार्मोन देते हैं, वो भी अच्छा तरीका है ये टालने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि नैसर्गिक खाना खाना यही उस समस्या का हल है, और मानसिक विकारों पर काबू पाना, काम क्रोध आदि, यही उसका हल है। फिर इसके जरिए दवाइयों का कैसा प्रयोग करेंगे, ये अभी भी ध्यान में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से इस प्रकार के हार्मोनल चेंजेस को रोके, आगे बढ़ने न दे, और योग्य समय पर ही वो निकले इस प्रकार से। तो ये बड़ी गंभीर बात हो गई है। चक्रप्राणी का अपस्मार चिकित्सा हाथी, अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अभी इंटीग्रेटेड अप्रोच के जरिए या इन्वेस्टिगेशंस के जरिए हमारा अप्रोच पूरी तरीके से बदल ही जाता है, और एलोपैथी तो उसी रास्ते पर चलती है। हमारा तो दोष का अप्रोच है, और दोष के हिसाब से देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। काय झालं नेमकं? सुश्रुत तो सगळा स्क्रीनच गेला, काहीतरी वेगळंच काहीतरी झालं झालं। संप्लव वाहत जाणे, नियंत्रण सुटलेली नव्हता, वादळात वारा नेईल तिकडे वाहत जाते, तसे दोष नेईल तिकडे बुद्धिमन वाहत जातात।
हाँ, सब लोगों का तैरना ही ऐसा ऐसा ही है। और इसमें ये नहीं बता सकते कि भटकते जाना इस प्रकार से। प्रॉपर तैरना भी संभलों का अर्थ हो सकता है। एक बार गिरवन ढूंढूस में देखे। हेड इंजरी ड्यूरिंग डिलीवरी, हाइपोक्सिया ड्यूरिंग perforation causes epilepsy in later life of child. How to consider about this? Head injury during delivery, hypoxia during parturition. Parturition का क्या मतलब है? तो ये हेड इंजरी के बारे में तो सोचना पड़ेगा शायद। तो ये फिर एनाटॉमिकल विकृति में ही जाएगा। अभी पुराने जमाने में फोर्सेप्स लगाते थे। अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, थोड़ा सा सर बाहर आ रहा है लेकिन पूरी तरीके से निकल नहीं रहा, तो फोर्सेप्स से खींचते थे। और इस प्रकार फोर्सेप्स से खींचने से कई बच्चों में सेरिब्रल पाल्सी होता है। और ये तो पूरे जीवन का जीवन की तकलीफ इस प्रकार से उसमें हो जाती है। तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे, ये एक अलग बात है। और सेरिब्रल पाल्सी में शारीरिक ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है या डिलेड हो जाती है, ये भी बात है। और मानसिक स्तर पर भी आघात हो सकता है। बुद्धि की डेवलपमेंट होती नहीं है, ये भी देखा गया है। तो फिजिकली तो हैंडीकैप हो ही जाते हैं। इसलिए अगर नॉर्मल लेबर होने की संभावना नहीं है तो फोर्सेप्स लगाने से बेहतर सिजेरियन करना अच्छा ऑप्शन। इसमें हेड इंजरी के चांसेस रहेंगे और फिर आगे एपिलेप्सी वजह से विकार होने की संभावना रहेगी। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, कारणों में ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है तो कारण ध्यान में आया तो भी उसकी ट्रीटमेंट क्या करें। एलोपैथी में तो मास्किंग ऑफ सिम्टम्स यही है, ट्रीटमेंट नहीं है वास्तव में। लेकिन इसको ट्रीटमेंट कहा जाता है। और ये थोड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। लेकिन केवल सिम्टमेटिक रिलीफ की वजह है ही एलोपैथी राज कर रही है पूरे विश्व पर, ये है। तो हाइपोक्सिया ड्यूरिंग पार्चुरेशन, अभी ये भी काफी दिखाई देता है कि ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी है और फिर ऑक्सीजन दिया जाता है बड़ी मात्रा में, खास करके आईयूआर। और बच्चे का वजन 1 किलो या उससे भी कम है तो हाइपोक्सिया होता है और फिर उसके लिए बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन दिया जाता है और फिर अंधत्व आ जाता है और उसको कुछ नहीं कर सकते। अभी कोविड-19 में भी जिनको बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन दिया गया है उनके बारे में आगे चलकर ये देखना पड़ेगा कि आंख की कोई विकृतियां निर्माण हो रही है इस प्रकार। तो ये और भी एक कठिन समस्या है कि इस प्रकार से हाइपोक्सिया होना। पर्फोरेशन प्रसूतीच्या वेळी, ओके। हेड इंजुरी हाइपोक्सिया
तो वैगुण्य समजू शकतो, हो सकेगा, दूर कैसे करेंगे? बऱ्याच वेळा एपिलेप्सी रुग्णांमध्ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन दिसून येते, याचा विचार कसा करावा? अगर ऐसा है तो वात की चिकित्सा करो, धातुक्षय या मार्गावर होता। ये जो दो बातें बताई हुई है तो उसके आधार पर वात दोष की चिकित्सा करनी है। और वैसे नलावष्कंभ एक काफी बड़ी समस्या है। खड़ी वाले वैद्य ने एक किताब उसके बारे में पब्लिश की थी, बड़ी किताब, नलावरोग इस नाम से, और बहुत सारे वैद्यों के लेख उसमें छपे गए थे। माइकोनियम का मिकोनियम पास कर दिया गर्भ में, उस बच्चों में अस्थमा की तकलीफ बाद के लाइफ में दिखती है, इसे कैसे समझेंगे? अब ये जो है ना, ग्रंथों में तो वर्णन है कि वह शुक्र मूत्र का प्रवर्तन नहीं कर, या मूत्र या पुरुष का प्रवर्तन नहीं करता कर, इसका सब स्पष्ट रेफरेंस है। लेकिन अभी तो सोनोलॉजिस्ट वगैरह सभी कहते हैं कि इस प्रकार का हो गया और अभी रुक नहीं सकते हैं, तो तुरंत सीजर करना चाहिए, ये कारण बताते हैं इस प्रकार। तो ग्रंथों का कहना झूठ कैसा हो? तो अभी किस प्रकार से परिवर्तन गर्भिणी परिचर्या में आ गया कि जिसके जरिए इस प्रकार सा नियम गर्भोदक में मिक्स हो गया, और उसके बाद में वो अगर एस्पिरेट हो गया लंग्स में, तो शायद एस्थमा होने की संभावना रहेगी। ये सभी मैकेनिकल मुद्दे ज्यादा है, इररिलेवेंट टू द टॉपिक सर, बट ज्वर की वजह से दृष्टि हानि में क्या विचार कर सकते हैं? मैंने तो ये देखा नहीं है अभी, ये एक्यूट इन्फेक्शंस आँख की होती है, जब ये जैसे अभी मिक्रोमाइकोसिस हुआ, उसके पहले भी मैंने मरीज देखे हैं और कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाए एंटीबायोटिक्स के जरिए, और दृष्टि चली गई। तो हमारे पास तो अभी ये बहुत ही कम आते हैं आंखों के इलाज के लिए। वैसे अभी आयुर्वेदिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उभर आ रहे हैं, उनके पास ही मरीज जाने की संभावना ज्यादा रहेगी, और फिर हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसके बारे में मिल सकेगा। लेकिन फिलहाल जो भी मरीज आते हैं बहुत देरी से, एलोपैथी में कुछ नहीं हुआ इसलिए आयुर्वेद में आ जाते हैं और काफी देरी से आते हैं, तो मुश्किल होता है कि उनको कैसे समझे और कैसे ठीक करें इस प्रकार। अगर हमारा कुछ निदान होगा तिमिर वगैरह इस प्रकार का, तो शायद विरेचन, रक्तमोक्षण वगैरह इस प्रकार की चिकित्सा सोच सकते हैं, भीतर दवा भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ निदान नहीं हुआ, एनाटॉमिकल विकृति इस प्रकार की है, तो ये काफी मुश्किल ही है कि किस तरीके से इन चीजों को समझे और सुलझाने की कोशिश करें। मुझे अभी एक लग रहा है कि नई संहिता के बारे में सोचते समय ये जो नया अप्रोच आ गया, एनाटॉमिकल अप्रोच, उसके बारे में हमारा विचार क्या होना, ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, जो कि हमारे दृष्टिकोण से काफी अलग इस प्रकार का दृष्टिकोण है, और उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो कैंसर के मरीज आते हैं वो तो सभी रिपोर्ट्स लेके, सभी लोगों में रिपोर्ट्स लेके ही आते हैं, लेकिन कैंसर के बारे में ये कहाँ कहाँ फैला है, कैसे फैला है,
ब्लड रिपोर्ट्स कैसे है, उसके आधार पर जानना जरूरी होता है। हम केवल अपनी परीक्षा से, नाड़ी परीक्षा से उसके बारे में जान सकते हैं। धातुगतावस्थेमुळे होत असावे. I have an acute case of ज्वर with तीव्रतम शिरशूल and दृष्टिहानि. एक बार इन्वेस्टिगेशंस में देखो क्या है इस प्रकार से। और मैं समझता हूँ कि ये जो अप्रोच है इस प्रकार का, उसी के बारे में थोड़ा सा गॉट गुड रिजल्ट्स मजा आते कहते थे। लेकिन उसमें जो लक्षण है दम प्रवेश वगैरह इस प्रकार के, वो देखने के लिए कैपिलरी ब्लीड और ऑब्स्ट्रक्शन में भी द रीजन। मज्जाक्षय तिमिर दर्शन। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। कल शायद इसके बारे में मैं थोड़ा बहस करूंगा कि ये जो नए नए निदान उभर आ रहे हैं उसके बारे में हमारी पॉलिसी क्या है। तो अभी इंटीग्रेटेड के बारे में काफी बात होती रहती है, तो ठीक है, कल मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल गया तो। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं किलजनकृता व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठा श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिमं वैद्यवर्गो हिमम्। ॐ शांति शांति शांति। रक्त आणि मेद धातु शिवा निर्मिती करतात त्याचा विचार करू शकतो, हो सकता है। तो सभी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे।